लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे लेक्चर नंबर 9 मॉड्यूल इज़ 30। टॉपिक इज़ लाइन इंटीग्रल। इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले आप लाइन की डेफिनेशन कर लें। लाइन इंटीग्रल ये एक ऐसा इंटीग्रल जहाँ पे फंक्शन क्या हो, अलोंग अ कर्व हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल। इसको हम पाथ इंटीग्रल भी कहते हैं, कर्व इंटीग्रल भी कहते हैं और कर्व लीनियर इंटीग्रल भी कहते हैं। ये तीनों इसी के नेम हैं। कंटूर इंटीग्रल भी कहते हैं। सारी थ्योरी आपने रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस फॉर्म में होता है लाइन इंटीग्रल, ठीक है। आपके पास एक इंटीग्रल होता है, एक अंदर वेक्टर होता है और उसी वेक्टर के करस्पोंडेंस डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब आपके पास जो है डी आर है, ये बेसिकली आपके पास डी एक्स आई डी वाई जे डी जी के होगा। कब? जब आपके पास अलोंग एक्स वाई जी कहा जाएगा। जब अलोंग आर कहा जाएगा तो डी आर ही लिखेंगे, जब एक्स वाई जी कहा जाएगा तो डी एक्स डी वाई डी जी लिख लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डी आर को डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसके बाद लाइन इंटीग्रल को मैंने आपको बताया ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो ए वेक्टर है, इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं ना, A1 आपके पास कोई भी वेक्टर होगा आई प्लस जे प्लस के की फॉर्म में। इनके इसमें 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इसके एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट हैं, A1 आई A2 जे A3 के। तो जब यहाँ पे आपके पास 3 कंपोनेंट है तो यहाँ पे आपके पास डी आर भी 3 होने चाहिए। तो आपके पास क्या होगा, एक्स वाई और जी के अलोंग होगा। और फिर इसको आप कैसे लिखेंगे 3 की फॉर्म में जब होगा तो A1 डी एक्स प्लस A2 डी वाई प्लस A3 डी जी। अब आपके पास ए डॉट डी आर वेक्टर को हम लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए बी कहते हैं। उसके बाद एक आ जाता है ये क्लोज कर्व। क्लोज कर्व में आपके पास इंटीग्रल में इस तरह से सर्कल बना होगा, यानी कि ये क्लोज कर्व है। और क्लोज कर्व हमारे पास होता है ए वेक्टर डॉट डी आर, वही चीज़ ऊपर वाली होगी, लेकिन यहाँ पे कर्व क्लोज हो गया तो यहाँ पे इंटीग्रल के अंदर एक सर्कल बन जाएगा। उसके बाद वही अगर आपके लिए कंपोनेंट दिए गए A1 A2 A3, ए वेक्टर के 3 कंपोनेंट है तो डी एक्स डी वाई डी जी आ जाएगा। ये देखिए दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम है, ये वाला और ये वाला। जस्ट क्या डिफरेंस है, एक ये क्लोज कर्व के लिए है, क्लोज बना हुआ है, और वो ओपन के लिए है। इसकी एप्लीकेशन है, ये थ्योरी है सारी आपने रीड आउट करनी है, इसकी थ्योरी। नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 31 अदर फॉर्म एंड जनरल प्रॉपर्टी ऑफ लाइन इंटीग्रल्स। इसको आपने कैसे करना है, इंटीग्रल साइन है ए डॉट डी आर, ये आप पीछे पढ़ चुके हो वही। अच्छा, अब फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे। आपने स्केलर पॉइंट फंक्शन पढ़े और वेक्टर पॉइंट फंक्शन पढ़े, तो इन दोनों में से कोई भी आप इंटीग्रेट करोगे, या स्केलर को या वेक्टर को। तो अगर आप स्केलर को इंटीग्रेट कर रहे हो तो वही इंटीग्रेशन साइन लिखोगे, और
फाई आपके पास स्केलर वेक्टर है तो स्केलर लिया, स्केलर फंक्शन है, स्केलर लिया और डी आर आपके पास आता आ जाएगा। अब यहाँ पे अब फाई के 3 कंपोनेंट हैं अगर, तो डी एक्स आई डी वाई जे और डी जी के ले लेंगे, फिर फाई अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। ये उस केस में आपने ऐसे एग्जांपल करनी है जब आपके पास स्केलर फंक्शन होगा, ठीक है। फिर आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करना है, सारों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन को अलग अलग अंदर मल्टीप्लाई करना है और सब पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। अगर आपको अपर लोअर लिमिट गिवन है यहाँ पे तो वो अप्लाई कर देनी है, वैसे ही करना है। ये जस्ट सिंपल में बता रहे हैं। उसके अलावा आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से ये याद कर लें। ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए है, क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग आपने याद रखना है। इसमें आपने कैसे करना होता है बेसिकली, देखें पहले ए डॉट डी था ना स्केलर के लिए, और वेक्टर में आपको पता है क्रॉस यूज होता है कर्ल के लिए, तो यहाँ पे ए क्रॉस आर आ गया है, ठीक है। ये वेक्टर का केस आ गया, ऊपर वाला स्केलर का था, तो स्केलर वाले में आपने क्या किया था, फाइव को अलग अलग मल्टीप्लाई किया था अंदर, ठीक है, और इंटीग्रेट किया था। अब आपने वेक्टर में क्या करना है, वेक्टर में आपने तीनों को अंदर इंटीग्रेट तो करना है, ठीक है। इसको इसको और इसको तीनों को इंटीग्रेट आपने करना है अंदर जाके, लेकिन आपने लिखना क्या है यहाँ पे, पहले तो आई के अलोंग जे के अलोंग और के अलोंग कर रहे हैं, ठीक है। आई के अलोंग जे के अलोंग और के अलोंग आपने बाहर लिखना है, और जब आई के अलोंग ले रहे हो तो देखो इसको मैट्रिक की फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। इनने यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ है, रुके, आई जे और के लिखते थे पहले, और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर आपके पास क्या है, A1 A2 A3, ठीक है। और dx dy dz इस तरह वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा, एक रास आर को लिख रहे हैं। अब हमने इस चीज़ को, ये हम कहते हैं एक रास डी आर, लेकिन हम इस चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आप जब आई के अलोंग कर रहे हो यहाँ से, जब आप आई के अलोंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपने इस चीज़ को क्रॉस कर देना है। A2 DZ लिखा, यहाँ पे देखें A2 DZ लिखा, और दरमियान में माइनस, फिर dy और A3, ये समझ आ गई है, ये A3 और dy लिखा। इसी तरह जब आप J के अलोंग करोगे, ठीक है, अब आप J के अलोंग कर रहे हो तो J वाली जिस रो है वो कॉलम उसको क्रॉस किया, अब A1 DZ आ जाएगा, ये देखें A1 DZ और dx A3, ठीक है। इसी तरह आपने तीनों को लिख लेना है, या आप रटा लगा लें या आप ये कैलकुलेशन करके कर लें इस मेथड से, पहले एक रास बी निकाल के जो आपको इजी लगे, या फार्मूला याद कर लें यही। उसके बाद की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर तो हमारे पास इंटेग्रल है लाइन, यही इंटेग्रल है, ठीक है, ए डॉट डी आर इंटेग्रल ही है, ये कौन सा स्केलर है, लेकिन इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए कि यानी कि 1 2 3 में से, तो उसको क्या करोगे, सबसे पहले तो उस नंबर को बाहर ले लोगे और फिर वही ए डॉट डी आर ऐसे ही करोगे और एंड पे उसको नंबर को सॉल्यूशन के बाद मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट, अगर आपके पास इंटेग्रल ए प्लस बी है यानी कि दो वेक्टर हैं, तो एक वेक्टर के साथ फिर प्लस दूसरे के साथ। इसी तरह अगर आपके पास ए डॉट डी आर वेक्टर है, यही जो हमने एग्जांपल पढ़ी है, तो इसमें आपने इसको इंटेग्रल को स्प्लिट करना है C1 C2 में। ये C1 C2 क्या है, हमारे पास बेसिकली ये पाथ हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा पाथ हों तब इनको हम सब डिवाइड कर देंगे। उसके अलावा अपने ये इसकी सारी थ्योरी रीड आउट करनी है। नेक्स्ट, अगर आपके पास वही बात आ रही है, यही थर्ड वाला केस, A1 डॉट डी आर प्लस AC2, ये सारा हमने इसमें
कन्वेयन किया। पहले आपने यहाँ पे आपके पास 2 पार्ट थे सी के, ठीक है, तो यहाँ पे आपके एन तक अगर पाथ हैं तब ये वाली लेनी है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ लाइन इंटेग्रल। अगर आपको लाइन इंटेग्रल की डेफिनेशन, फार्मूलेशन और आपको ये पता चल गया है कि स्केलर पे कैसे अप्लाई करते हैं, वेक्टर पे कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब करने के बाद अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता चल गई हैं तो आपको एग्जाम्पल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पहले वो तैयार करें, फिर एग्जाम्पल को करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमें फाई यहाँ पे गिवन है, एफ भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन है, जी भी गिवन है और टी हमारे पास क्या है 0 से 1 तक टाइम है। और हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले इंटेग्रल फाई डॉट डी आर वेक्टर। तो यहाँ पे देखें फाई डॉट डी आर है आपके पास, तो आपको फाई भी गिवन है ये, और यहाँ पे देखें फाई आपको एक्स वाई जी की फॉर्म में गिवन है, लेकिन आपको क्वेश्चन में ऊपर एक्स वाई जी गिवन है, तो एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करेंगे हम फाई की जगह पे और हमारे पास ये फाई की ओवरऑल फॉर्म आ जाएगी। अब फाई आ गया और आप लेट करते हो कि आपके पास आर ये वाला वेक्टर है एक्स आई वाई जे जी के, क्योंकि आपको एक्स वाई जी गिवन है, इनके 3 कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, तो आर के भी हमने 3 कंपोनेंट लेने। अगर हमें एक्स और वाई जस्ट गिवन होता तो हम एक्स आई प्लस वाई जे तक ही रखते। उसके बाद आपने इसमें एक्स वाई जी की वैल्यू पुट की और आपने आर निकाल लिया और ये आपके पास आर आ गया। अब इस आर का डेरिवेटिव लिया तो आपके पास डी आर आ गया, डी एक्स आई डी वाई जे डी जी के आपने इसको बोल दिया। और डी आर आपके पास बेसिकली आया क्या है, डी आर आपके पास ये चीज़ आई है, ये जो चीज़ आई है इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, हमने इसको डी आर कह दिया। और विद रिस्पेक्ट टू क्या आ गया, अब आप देखें जब हमने वैल्यू पुट की तो टी की फॉर्म में है, यहाँ पे भी टी की फॉर्म में है, तो हमने डी टी लिखा, ठीक है, ये चीज़ देखनी है अपने। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन करनी है, फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू आई जे के अलॉन्ग, क्योंकि 3 कंपोनेंट हैं, तो फाई डी एक्स, फाई डी वाई, फाई डी जी को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे फाई की जो वैल्यू गिवन थी वो पुट की, डी एक्स डी आर की पुट की, फिर फाई की डी, यहाँ पे डी एक्स की, डी वाई की, फाई डी जी की, इन तीनों की पुट की और हमने सॉल्व आउट किया और हमारे पास फाइनली ये फॉर्म आ गई है। अब आपने करना है इंटेग्रल एफ डॉट डी आर क्रॉस के लिए, ठीक है। इसमें बेसिकली आपने करना क्या है, आपको एक एफ फंक्शन गिवन है, ठीक है, और इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, एक्स वाई जी की है, ये आपको गिवन है। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन टी की फॉर्म में होगी पैरामीट्रिक, और डी आर भी आपको गिवन है, तो आपने यहाँ से एफ डॉट डी आर निकालना है। तो यहाँ पे एफ लिखा, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे आई जे के लिखते हैं, यहाँ पे एफ लिखते हैं और यहाँ पे डी आर लिखते हैं। तो तीनों को हम लोगों ने सॉल्व आउट किया बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड, तो आपके पास ये फॉर्म आ गई। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो मैंने आपको बताया था ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला याद कर लें या आप ऊपर वाला मेथड कर लें, इन्होंने दोनों स्टेप यहाँ पे किए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लें, इस पे इंटेग्रल, इस पे इंटेग्रल और इस पे, इन तीनों पे अलग अलग इंटेग्रल पुट कर लें या फिर इसको इससे कंपेयर करके कर लें, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्यूशन हमारे पास ये फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास मॉड्यूल 33 एग्जाम्पल ऑफ लाइन इंटेग्रल। इसमें आपने करना क्या है, टोटल वर्क डन आपने फाइंड करना है, इनके वर्क डन फाइंड करना है। डब्ल्यू ऑफ अ फोर्स फील्ड गिवन बाय एफ, फोर्स फील्ड है जो कि हमें दी गई है, और कर्व भी ये हमें गिवन है, एक्स वाई और जी के लॉन्ग है, ठीक है, कर्व, और टी भी हमें गिवन है 0 से 1 से 2। तो सबसे पहले आपको जो जो चीज़ें गिवन है वो आपने लिख ली। आपको फंक्शन किस फॉर्म में गिवन था, एफ एक्स वाई जी की फॉर्म में। अब एक्स वाई जी आपको गिवन है तो फंक्शन में पुट करके आप एफ की वैल्यू निकाल लोगे और ये इक्वेशन टी की फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई है। अब डी आर के लिए करना है तो डी आर में भी एक्स वाई जी था,
तो एक्स वाई जी की वैल्यू पुट की तो आपके पास डी आर बी पैरामीट्रिक आ गया, यानी कि टी की फॉर्म में आ गया, तो डी टी लिख देंगे साथ। अब आपने एफ डॉट डी आर करना है यहाँ पे, क्योंकि डब्ल्यू हमारे पास किसके इक्वल होता था, डब्ल्यू इक्वल होता है फोर्स डॉट डिस्टेंस। तो इंटेग्रल की बात हो रही है तो लाइन इंटेग्रल में इंटेग्रल आ जाएगा और इसमें एक की इंटेग्रल आता है। नेक्स्ट अब हमने क्या किया, ये चीज़ 1 2 आपके पास टाइम है 1 से लेकर 2 तक, ये हमारे पास लिमिट से ऊपर और लोअर लिमिट, ठीक है। और ये चीज़ आपको गिवन थी, ठीक है। ये आपने एफ डॉट डी आर लिखा, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब हमने इस लिमिट को 1 बाय 1 सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया और अपर और लोअर लिमिट अप्लाई की और हमारे पास फाइनली 303 रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब हम लाइन इंटेग्रल पढ़ेंगे पाथ के लिए, जो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। तो अगर आपने यहाँ पे इस चीज़ का लाइन इंटेग्रल निकालना है तो उस पर देखें पाथ है C1 C2 C3, तो इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ पे देखें, हमें एक एग्जांपल गिवन है, ये इसी को देख लेते हैं। इसमें हमें ए गिवन है, ठीक है, और ये हमें पता है कि ये हमारे पास ए डॉट डी आर होता है सी के लॉन्ग। ये आपको पॉइंट गिवन है 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक, ठीक है, अलोंग द फॉलोइंग पाथ सी। आपने फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0 0 टू 1 0 0। स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो हमें पता चल गया है कि लाइन इंटेग्रल हमने फाइंड करना है, ठीक है। 0 0 0 से 1 0 0 0 तक ये हमारे पास लिमिट है या पाथ है। देन द 1 1 0 एंड देन टू 1 1 1, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट करना है। अब स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 0 0 0 1 एंड 1 1 1 को, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट के लिए कर लेते हैं। तो 0 0 0 1 0 0 ले रहे हैं जब हम, तो y हमारे पास क्या आ गया 0, z भी 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमने देखना है कौन कौन सी चीज़ दानों में 0 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी y 0 है, यहाँ पे भी y 0 है, तो हम कह देते हैं कि y इज़ इक्वल टू 0। और z यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे भी z 0 हो जाएगा। अब हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो तानो 0 नहीं है, तो x देखें, यहाँ पे हमारे पास 0 है लेकिन यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, x के अलोंग लेंगे, ठीक है, यानी कि x हमारे पास जाएगा। और x कहाँ पे जाएगा, हमारे पास x सबसे पहले तो हमारे पास 0 था और दूसरे टाइम 1 था, तो x हमारे पास वेरी कहाँ से करेगा, 0 से 1 तक हमने कैलकुलेट करना है, यानी कि हमने एक इंटेग्रल निकालनी है। इसमें आपको इंटेग्रल लिमिट नहीं गिवन है, आपने खुद फाइंड किया, 0 से 1 तक जाना है और डी एक्स आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम x के अलोंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इन तीनों का डेरिवेटिव निकालना है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं एक्स वाई जी, तो हमारे पास सारे जो है 0 ही आ जाएंगे, डी वाई भी 0 आ जाएगा, डी जी भी 0 आ जाएगा। अब आपने किया क्या, यहाँ पे ये 1 बाय इंटेग्रल 0 से 1 हमने ले लिया। अच्छा, जब आपने इंटेग्रल में x की वैल्यू यानी कि जो लिमिट निकाली है, जो पाथ निकाला है, उसको आपने 0 1 कंसिडर किया है, वो लिख लिया है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इस पूरी टर्म में आपने a की वैल्यू लिखनी है, a वेक्टर की। तो a वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्या थी, ये 3x², ये सारी लिखनी है। लेकिन आप जिसके भी अलोंग लोगे ना उसकी वैल्यू पुट करोगे। तो आप x के अलोंग ले रहे हो, तो जहाँ जहाँ पे x होगा ना, वहाँ पे आप x की वो वैल्यू पुट करोगे जो आपको
गिवन है। यहाँ पे एक्स की क्या वैल्यू आपको गिवन थी, 1। ठीक है, पहले वैल्यू लेनी है, फिर आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, पहले इंटीग्रेट नहीं करना। वैल्यू लिया क्योंकि आप अलोंग एक्स पाथ ले रहे हो। 6y एज इट इज़, ये ज़ीरो टर्म होगी, ये भी ज़ीरो वैनिश हो जाएंगी दोनों टर्म्स, और यहाँ पे 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका आंसर आपके पास 0 आ गया है। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3x आता है प्लस 6y dx है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया, इसकी लिमिट अप्लाई की तो आपके पास 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने करना क्या है, 1 1 0 1 1 1 पॉइंट के लिए तो सेम सारे वही स्टेप करने। इसमें देखिए आपके पास क्या क्या 0 है, इसमें आपके पास कोई भी 0 नहीं है, दानों कोई भी 0 नहीं है। ठीक है, यानी कि x हमारे पास 1 से 1 जा रहा है, y 1 से 1 जा रहा है, और 0 से 1 जा रहा है। तो इस केस में अपने क्या करना है, x को 1 ही लिखा, y को 1 लिखा, तो dx dy दोनों के 0 हो जाएंगे। यानी कि इस केस में जो भी 0 दोनों 1 सेम होंगे, ठीक है, उनको आपने कैंसिल कर देना, उसको नहीं करना। यानी कि ये भी x 1 है, ये भी 1 है, तब भी हमने इसको कैंसिल कर दिया। जब दोनों 0 0 थे तब भी, और जब 1 1 थे तब भी। z भी और y भी और y दोनों सेम थे। ठीक है, तो आपके पास z बच गया 0 1, तो आपने z के अलोंग करना है 0 से 1। तो आपने इंटीग्रल में फिर क्या लिखना है, 0 1 लिखना है। ठीक है, अब आपने वही वैल्यू a की लिखनी है, उसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट पुट करनी है, और आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे तो आपको 2 कहा गया था कि इन 2 पॉइंट्स के अलोंग करें। ठीक है, तो आपने 2 पाथ के अलोंग किया। ठीक है, C1 C2। इसी तरह आपके पास कहा जा सकता है 3 पाथ के, 4 पाथ के। ठीक है, आपको पाथ गिवन हो सकते हैं, तो जितने पाथ के अलोंग करेंगे एंड में आपने क्या करना है, सारे पाथ को सम अप करोगे तो ओवरऑल आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे कितने रिजल्ट आए, एक ये 20/3, सबसे पहले हमने x के अलोंग किया, 0 1 के अलोंग किया। सबसे पहले 1 कहाँ पे आया था हमारा, जब हमने इस पाथ को लिया था 0 0 0 1 0 0 को, तो हमारे पास 1 आ गया था। इसको मैंने शायद स्किप कर दिया, आपने कर लेना है, मेथड वही है, सारा स्टेप वही है। ठीक है, जब इन्होंने इन 2 पॉइंट के अलोंग किया है तो आपके पास 0 आ गया। फिर आपने जब इन पॉइंट के अलोंग किया तो आपके पास 20/3 आ गया। यानी कि आपने इन सारे रिजल्ट को एंड पे सम अप करना है, सारे पाथ को, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 0 20/3। तो आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 23/3। इसी तरह आपका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 0 0 0 एंड 1 1 1 इज गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, x इज इक्वल टू t, y इज इक्वल टू t, z इज इक्वल टू t। ठीक है, ये t की फॉर्म में है, यानी कि पैरामीट्रिक फॉर्म में है, और आपके पास तीनों जो है 0 से 1 तक जा रहे हैं। अब आपको समझ आ गई है। अब आपने इस केस में क्या करना है, आपने इस केस में इंटीग्रल लिखना है, और a की पूरी वैल्यू जो आपको गिवन थी वो लिखनी है, और जहाँ जहाँ पे भी x y और z की वैल्यू आपको गिवन है, इस केस में देखिए ना तो हम 0 से 1 ले सकते हैं, ना हमें पता है कैसे लेना है, क्योंकि तीनों की सेम है। तो 0 से 1 0 से 1 0 से 1 ऐसे लेंगे तीनों की। तो इन्होंने एक ही दफ़ा 0 से 1 लिखा है और पूरी टर्म को एज इट इज़ लिखा है, और x y z की इन्होंने पहले वैल्यू पुट किया जो गिवन थी वो। ठीक है, और उसको t की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, dt लिखा, और फिर यहाँ पे इंटीग्रल लिया, और ये जो है अब इसको हम x के अलोंग नहीं कंसिडर कर रहे, 0 से 1 ये x की जगह पे नहीं पुट होगा, ये x नहीं है, ये आपके पास t आ गया है। ठीक है, पैरामीट्रिक है, dt है, जहाँ पे देखें जो d होगा ना, d के साथ उसी में आपने ये लिमिट पुट करनी है। t है तो अब जहाँ जहाँ t है ये आपने पुट किया, और आपके पास 13/3 आंसर आ गया। यहाँ पे आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं।